बैट एक्शन जो है ये उनकी जो स्पेशल फोर्सेस है, कमांडो है, ये करते हैं उन पोस्ट के अंदर जहां पे आपस में दूरी बहुत कम है। ओके। और उसके अंदर एक टीम वहां से आती है, हमारी जो रूटीन को वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई कमियां नजर आती हैं तो बैट एक्शन जो है वो करके निकल जाते हैं। एम इज टू इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज। दूसरा जो होता है वो एलओसी के ऊपर जब हम उसको डोमिनेट करते हैं और उनका कोई ग्रुप वहां पे पकड़ा जाता है बाई चांस और बाई इंफॉर्मेशन, तो वो उसके अंदर भी कैजुअलिटी होती हैं। अभी इस केस में क्या हुई है, आई रियली डोंट नो। सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्रा, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, वंडरफुल टू इंटरेक्ट विद यू अगेन आफ्टर पॉज। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल उड़ी से आज एक बड़ी अहम खबर सामने आई सर, जहां पर कहा गया कि उड़ी में एक बैट एक्शन हुआ है, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद जो है फिर खबरें आई कि नहीं, इनकाउंटर है, कोई बैट एक्शन वहां पर नहीं हुआ है। मैं कंफ्यूज था, फिर मुझे लगा कि मैं सबके पास चलूं और समझने की कोशिश करूं कि दोनों में क्या फर्क है, बैट एक्शन में क्या फर्क है और इनकाउंटर में कितना फर्क है। और उड़ी जैसे इलाके में क्योंकि आपने सर्व किया हुआ है तो ऑपरेशंस करना कितने मुश्किल होते हैं। और एक पॉइंट और है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से गीदड़ भभकियां आ रही हैं, चाहे शहबाज शरीफ की बात करें, असीम मुनीर की बात करें, या उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ उनकी बात करें, लगातार जंग की धमकियां, गीदड़ भभकियां वो दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को अमेरिका का साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ हालात वैसे ही जैसे 1971 के पहले बने हुए थे। तो अब मैं आपके पास आऊंगा सर, ये जो उड़ी में हुआ, क्या ये बैट एक्शन है, इनकाउंटर है, क्या है और दोनों में फर्क क्या है सर? देखिए राजेश जी, उड़ी में मैंने एज ए कंपनी कमांडर सर्व किया है, सो आई नो लिटिल बिट अबाउट दैट एरिया। अभी वहां का कुछ पोस्ट है जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, जिनको हम बोलते हैं आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट। ओके। उन पोस्ट के अंदर ये होता रहा पहले भी कि पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं जी। उनको ये टास्किंग दी जाती थी और वो हमारी पोस्ट के ऊपर अटैक करते थे, ओके बॉर्डर सर। एक्शन टीम जिनको बोलते हैं। और उसके बाद वो कैजुअलिटी करने के बाद वो वहां से चले जाते थे। अपने पीछे देखा हुई, और कुछ साल पहले ये हुआ था कि हमारे 2 जवानों के सर काट के भी वो ले गए। जी। तो ये कार्रवाई जो है दोनों तरफ से होती है। जिसको मौका मिल जाता है, जो अपनी प्लानिंग अच्छी तरह करके एग्जीक्यूट कर लेता है, उनको पता चलता है कि इनके डिफेंसेस में कुछ कमियां हैं या इनकी रूटीन में कुछ कमियां, तो ये चीज होती जी। रहती है, वहां पे प्रॉब्लम। दूसरी चीज है कि एलओसी के अंदर जब आप एलओसी को गार्ड कर रहे हैं तो उस समय आप जो लाइकली इन्फिल्ट्रेशन रूट हैं उनके ऊपर आप पेट्रोलिंग भी करते हैं और एम्बुश भी लगाते हैं। और कई बार एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जिसके आधार पे एम्बुश लगाए जाते हैं। उसके अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ग्रुप आ रहा है, 4-5 का, इससे ज्यादा बड़े ग्रुप जल्दी होते नहीं है, तो जी। उनके अंदर एनकाउंटर के अंदर भी हमारे जो जवान है वो शहादत हासिल कर सकते हैं। तो ओके। ये क्या हुआ है वहां पे, किस तरह की खबरें हैं, उसके बारे में मैं कोई अपना स्पेकुलेट नहीं करूंगा। लेकिन ये चीजें जो हैं, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कुछ हद तक एम्बोल्डन भी हो गया, और आपने ये सही कहा है कि यूएस से उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उनको उन्होंने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज दिया, एशियन बैंक से, के बाद वर्ल्ड बैंक से कर्जे भी दिलवाए आसान शर्तों पे। और अभी वहां पे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पैसे भी दे रहे हैं। और ये उनको यूएन के अंदर भी 2 सीटों के अंदर उन्होंने जिम्मेवारी दे दी है इनको कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, तालिबान टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो ये उनको प्रॉप अप कर रहा है। और उसकी जो मेन वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो तब तक बनी रहेगी जब तक अमेरिका का ईरान के साथ रिश्ते सुधरते नहीं है। ओके। और पिछली बार जब मुनीर को वहां बुलाया था तो उसका पर्पस बेसिकली यही था, ये नहीं कि उसके उनके बहुत शौकीन है ट्रम्प। उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए कि अगर कल को एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एयर फ्यूलिंग की जगह पाकिस्तान को वो बोलेंगे और पाकिस्तान उनको अपनी बेसेस दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश का कोई करैक्टर नहीं है। जी। और वहां पे जो गवर्नमेंट है, डिफेक्टिव प्रेसिडेंट मुनीर है, और जिस तरीके से मुनीर को उसने 2 बार बुलाया, पर्सनल लंच पे बुलाया, तो उनकी गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसको गालियां दे रहे हैं मुनीर को।
जी तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिका का इन्फ्लुएंस, और कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात पे अड़ा हुआ है कि हमने इंडिया को नीचे दिखाना है या इनको सीधा करना है। उसके लिए उसने 50% टैरिफ भी अनाउंस कर दिया है। चाइना बिल्कुल के सर। साथ उसने 90 दिन का जो है वो स्थगित कर दिया है। तो अभी जो सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड है। लेकिन अगर ये सैंक्शन, जो मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि इसका सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन जिस जी तरीके से वो इंडिया के साथ अपनी शत्रुता या जो भी फीचर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी जो दोस्ती थी हमारे पीएम साहब की और ट्रंप की, उसके अंदर काफी बड़ी दरार आ गई है। और आने ओके। वाले समय में ये कैसे दरार पूरी होती है, और आपने अभी देखा कि अमेरिका से जब से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो हमने रशिया के पास भी पहुंचना शुरू कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर जी भी सही चाइना भी। तो ये दिस इज द यू कॉल इट ए डिप्लोमेसी, जो हम लोग समझ नहीं सकते। हम तो सीधे साधे लोग हैं, जी डिफेंस के बारे में अपने व्यू दे सकते हैं, डिप्लोमेसी हमारा काम नहीं है। तो क्या बिल्कुल। डिप्लोमेसी चल रही है, आई एम नॉट अवेयर। ओके, लेकिन क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा सर? क्योंकि प्रधानमंत्री, एनएसए, रक्षा मंत्री तमाम यही कह रहे थे कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और यहाँ पर एक जवान शहीद हुआ है भारतीय सेना का। इस बात पर चाहे वो इनकाउंटर था, चाहे वो बैट अटैक था, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन एक जवान शहीद हुआ है। और क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना जाएगा या माना जाएगा सर? देखिए, ये इंटरप्रिटेशन है। ओके। एलओसी के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहती है, कोई नई बात नहीं। तो अभी जो मेरे को लगता है कि इनकी जो एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन ये है कि अगर पहलगाम जैसा अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? दोबारा ये रिपीट करेंगे 4 दिन का जो सीज फायर हुआ, जिसका सारा क्रेडिट अभी ट्रंप ले जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं तो हमारी जो प्रेस्टीज थी, इमेज थी, वो कहीं ना कहीं तो धूमिल पड़ी हुई है। बिल्कुल सर। क्योंकि सबसे पहले उसने अनाउंस किया, और उसके बाद अभी हमारी जो वर्जन है वो ये है कि डीजीएमओ ने फोन किया। तो अभी अगर डीजीएमओ ने फोन किया है, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में हुआ है, तो मोदी जी को या उनके पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना मुनीर, उसको अनाउंस करना चाहिए। कि थर्ड पार्टी कहाँ से आ गया? उसके बाद बिल्कुल। उसने ये भी ऑफर दे दिया कि मैं कश्मीर के ऊपर मीडिएट करूंगा। तो ये सारी जो इस समय कहानी चल रही है, वो एक बहुत ही आप एक खराब स्थिति मान के चलिए। क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान और चाइना हमारे मेन दुश्मन है, आधा परसेंट जो है हमारी मिलिटेंसी के खिलाफ है, सो हम 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। अभी जी बांग्लादेश उस पर कूद चुका है, तो अभी ये 3.5 फ्रंट हो जाएंगे। अभी 3.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज वेयर विद ऑल है? आई डाउट इट। ओके। और क्या उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं? बिकॉज एक चीज इससे प्रूव हो गई है कि न्यूक्लियर डेटरेंस होने के बाद भी ये कन्वेंशनल, लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर जो है वो रूल आउट नहीं किए जा सकते। नहीं किया जा सकता। ठीक अभी सर। इससे क्या सबक लेती है हमारी, और उसको मैं अभी अग्निवीर के साथ भी जोड़ जोड़ के देखता हूँ, तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम नजर आती है। जी क्योंकि अभी वो चीज तो रही नहीं है कि यही जो नॉर्मल था कि भाई न्यूक्लियर दो नेशन है तो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। अभी 4 दिन का जो हुआ है, जो इसके अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन आपकी जो एयर स्ट्राइक तो वो दोनों देशों ने की है। बिल्कुल ड्रोन सर। को भी खुल के यूज किया है। और यहाँ पे एलओसी के ऊपर मुकाबला एक फाइट भी चीज हुई है, और भी है। सिविल। जी, यहाँ पे मुकाबला आपका सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, अभी आपको चाइना, अजरबैजान और तुर्की जैसे 4-4 देशों के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, और वहां पर आपको मैन फोर्स की भी जरूरत होगी। इस बीच सर, जनरल मुनीर की तरफ से एक कमेंट आना कि जब मैं डूबूंगा तो मैं पूरी आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। उसके बाद उनके जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कह रहे हैं कि अब जो जंग होगी वो भारत की जमीन पर होगी। फिर उनके डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि अब जो अटैक आएगा वो ईस्ट की तरफ से आएगा, पूर्व की तरफ से आएगा। और आज ही शहबाज शरीफ और बिलावल बिल्ली भुट्टो के भी कुछ ऐसे ही बयान आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा क्या, जिस बात के कयास हैं जो आप भी इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी जंग की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम एलओसी से कुछ ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तोपों की डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। ये मेरे को नहीं लगता है, एक ये पोस्चरिंग होती है। ओके। और अगर हम मुनीर मुनीर की बात करें, तो उसको इस समय बहुत ज्यादा इंसिक्योरिटी है, और जैसे वो बोलते हैं कि वो पगला गया है। उसके स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करें कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है तो हम आधी दुनिया को लेकर, वो भारत को थोड़ा धमका रहा है, वो पूरी दुनिया को धमका रहा है।
और उस मैं एक सुन रहा था, इनके जो पुराने पेंटागन के अफसर हैं वो तो कह रहे थे कि इज बिहेविंग लाइक उसामा बिन लादेन। जी तो ये एक जो फील्ड मार्शल, सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल है, उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर एक डिग्निटी होनी चाहिए। तो दूसरा, वो बचकाने किस्म के बयान देता है कि इंडिया को डैम बनाने दीजिए, हम 10-12 मिसाइल छोड़ेंगे और उनको तबाह कर देंगे। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा है। और इंडिया के साथ कभी भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी, इवन चाइना उसको प्रोवोक करता है, जो उसको सपोर्ट करता है, तब भी ये आगे नहीं आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द आर्मी। देखिए, हमारी जो लड़ाई जब लगेगी तो उसके अंदर नेवी भी घुसेगी। जी और अगर हम पाकिस्तान नेवी का एयरफोर्स के अंदर, तो खैर अभी हमारा उतना डोमिनेशन नहीं रहा, क्योंकि उनके पास 25 स्क्वाड्रन है फाइटर जेट के, हमारे पास 31 है। 2 अक्टूबर के बाद 2 और कम हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, तो एयर पैरिटी है। और उनके जी पास जो एयरक्राफ्ट है वो भी लेटेस्ट है। तो लेकिन कल को अगर नेवी भी खुल के घुसती है वहां पे, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि युद्ध स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसको कितने दिन आप सस्टेन कर पाते हैं। उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत बुरी है, और चाइना जो है वो भी एक हद तक उनका साथ देगा जब तक उनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। और जिस तरीके से अभी मोदी जी का वेलकम किया जा रहा है चाइना के अंदर, और जिस तरीके से अमेरिका इनको अभी सपोर्ट कर रहा है, उसकी कोशिश है कि चाइना और पाकिस्तान के बाद बीच में जो बढ़ती हुई नजदीकियां हैं उसको दूरियों में बदला जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। लेट्स सी आने वाले समय में इसका हल क्या निकलता है। इसको देखना होगा। लेकिन यस, मैं फिर लास्ट में एक जाते जाते आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए जाते जाते कि बैट एक्शंस और एनकाउंटर में एक छोटा सा जल्द 1-2 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा क्लियर कर तो दीजिएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि बैट एक्शन जो है, ये उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडो है, ये करते हैं उन पोस्ट के अंदर जहां पे आपस में दूरी बहुत कम है। ओके और उसके अंदर एक टीम वहां से आती है, हमारी जो रूटीन को वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई कमियां नजर आती हैं तो बैट एक्शन जो है वो करके निकल जाते हैं। एम इज टू इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज। दूसरा ओके जो होता है वो एलओसी के ऊपर जब हम उसको डोमिनेट करते हैं और उनका कोई ग्रुप वहां पे पकड़ा जाता है बाई चांस और बाई इंफॉर्मेशन, तो वो उसके अंदर भी कैजुअलिटी होती हैं। अभी इस केस में क्या हुई है, आई रियली डोंट नो। ओके इसका चलिए, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय सेना की तरफ से क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस पठानिया सर, आप आए और इस गंभीर मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।